हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स के यूनिट 4 जो है उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इस एमसीक्यू लेक्चर को मैंने पार्ट 2 नाम दिया है। इसके पहले जो मैं लेक्चर बनाया था यूनिट 4 का, उसको पार्ट 1 नाम दिया था। तो अगर आप उस लेक्चर को ना देखे हों तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक, और मेरा कोशिश ये रहेगा कि एक पार्ट और दूंगा, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोशन इन 3D और ये प्लेनेटरी मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट, उन सबको एक लेक्चर और बनाऊंगा थर्ड पार्ट करके। पूरा चैप्टर समेट दूंगा और डेफिनेटली आपको 7 से 8 क्वेश्चन, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे एग्जाम में, अगर पेपर बाहर से नहीं बनेगा तो। वैसे उम्मीद है पेपर बाहर से नहीं आएगा, यहीं बनेगा। 7 से 8 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो इन लेक्चर को अच्छे से देखिए। नो डाउट जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ वो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थ्योरी ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यू में फार्मूले को यूज करेंगे और फार्मूले को डिराइव कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक, इस स्क्रीन पे फार्मूले को डिराइव करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो एमसीक्यू समझने में कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है। इस वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप थ्योरी एक बार रिवाइज कर लें, तब जाके इस लेक्चर को देखें, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और थ्योरी पढ़े रहेंगे तो जो थ्योरी का कंक्लूजन है, मतलब जो रिजल्ट है, उस वैल्यू को याद करने में भी आपको सुविधा होगी, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के डिराइव करें और वैल्यू को सॉर्ट आउट करें। तो इस वजह से आप थ्योरी एक बार रिवाइज करिए और तब जाकर लेक्चर देखिए, तो मेरा पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ये भी मैं कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, करा कि द सेंट्रल ऑर्बिट इज, सेंट्रल ऑर्बिट इज, तो ये आप पढ़े होंगे कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज अ प्लेन कर्व होता है। ठीक, एक क्या बनाता है, प्लेन कर्व बनाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब आपको प्रूव कराया गया होगा क्लास में। ठीक, अगर मैकेनिक्स आप समझ के पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, और अगर उससे डरेंगे, दूर भागेंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। इस वजह से रियलाइज करते हुए पढ़िए, देखिए काफ़ी इंजॉय करेंगे आप। सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है आपका, एक प्लेन कर्व होता है। दूसरा देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट एन एप्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डॉट 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 टू द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। तो देखिए ये आप पढ़े होंगे, ये थ्योरम भी है। ठीक, आप पढ़े होंगे, एक थ्योरम है ये कि एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दैट इज एट एन एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। ये आपको थ्योरम पढ़ाया गया होगा। मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो रेडियस वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट साफ साफ बता रहा है कि द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट पर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर हम लोग ड्रा किए हैं। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी वेक्टर के, जब आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे इससे कुछ ड्रा किए, तो ये क्या था आपका, वेलोसिटी वेक्टर था, ये रेडियस वेक्टर था। ये क्या होते हैं आपस में, एस, जो एप्स होता है उस पर क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट एन एप्स, करा कि इन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट एन एप्स क्या होता है। तो देखिए आप U = 1/r करके ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक, अब जो r है एप्स पे क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। एप्स का डेफिनेशन आप पढ़े हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो आप dr/d θ अगर निकालें तो r कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो dr/d θ अगर 0 है तो du/dθ भी 0 होगा, क्योंकि r = 1/u है। इसका मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक, यहाँ से एग्जाम में ऑप्शन को चेंज करके ऐसे भी दे सकता है कि dr/dθ = 0 के टर्म में ऐसे बना सकता है। तो आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप जान रहे हैं U = 1/r होता है। तो अगर dr/dθ 0 है, और dr/dθ 0 क्यों है, क्योंकि r तो हम लोग का एप्स के केस में क्या हो चुका है,
फिक्स हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी मैक्सिमम चाहे मिनिमम वैल्यू, तो कहाँ मैक्सिमम या मिनिमम कहलाएगी। क्लियर। तो डी यू बाई डी थीटा क्या होगा, एप्स के कंडीशन में हमेशा 0 होगा। ओके, या आप ये भी कर सकते हैं डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक, थ्योरी आप पढ़े होंगे तो आपको ये सब खेल लग रहा होगा, बस खेलना है। नहीं पढ़े होंगे तो पहाड़ लग रहा होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द सेंट्रल फोर्स इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस द नंबर ऑफ एप्साइडल डिस्टेंस विल बी। ये भी देखिए एक थ्योरम है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा, और आपके सर लोग करवाए भी होंगे कि व्हेन सेंट्रल एक्सेलेरेशन is a single valued function of the distance, every apse line divide the orbit into two equal and similar portion, and thus there can only be two apsidal distances। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसी थ्योरम से ये लिया गया। ठीक, तो कितने एप्साइडल डिस्टेंस होंगे, अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन है सेंट्रल ऑर्बिट तो क्या होगा, 2 एप्साइडल डिस्टेंस होंगे। ठीक, ये थ्योरम से सब एमसीक्यू बना हुआ है, तो अगर आप थ्योरम पढ़े होंगे तो बस उसी का स्टेटमेंट पूछा हुआ है। और ऐसे फार्मूला बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें कोई अच्छा खासा न्यूमेरिकल तो आपको आने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा डेरिवेशन ही है, एक तरीके से आप देख रहे होंगे, पढ़े होंगे थ्योरी तो डेरिवेशन का जो रिजल्ट है या थ्योरम का जो रिजल्ट है वही सब आपसे एमसीक्यू बना के पूछे जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि वाइल डिस्क्राइबिंग द सेंट्रल ऑर्बिट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन इज टेकन एज 0। ये भी आप देखे होंगे क्या 0 लिया जाता है, ट्रांसवर्स पार्ट जो होता है, परपेंडिकुलर पार्ट जो होता है, उसको क्या किया जाता है, 0 लिया जाता है जब सेंट्रल ऑर्बिट को हम क्या करते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट के एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप पढ़े होंगे कि सिस्टम अगर कंजर्वेटिव होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ छूट गया है, ये क्या रहेगा आपका प्लस यू स्क्वायर रहेगा। ठीक, इसको आप प्लस कर लीजिएगा, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, ये आप पढ़े होंगे तो ये आपका रिजल्ट आया होगा। ओके, इन सब पे मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा प्रूफ है इसका। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एन एप्स इज अ पॉइंट ऑन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट विच। कह रहा कि एप्स एक पॉइंट है सेंट्रल ऑर्बिट का, सेंट्रल ऑर्बिट पे एट विच, जिस पर क्या होता है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, इस पढ़े तो आप इसको भी होंगे जरूर, 1/p² करके एक इक्वेशन पढ़े होंगे ना, 1/p² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा स्क्वायर करके इक्वेशन पढ़े होंगे। ठीक, अब एप्स के केस में इसका वैल्यू 0 होता है, तो 1/p² इक्वल टू 1/u² बचा, ये बचेगा ना, 1/p² इक्वल टू 1/p² इक्वल टू यू स्क्वायर, और इसी u का वैल्यू क्या होता है, 1/r होता है, तो यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/r²। तो यहाँ से देखिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, राइट होगा, मतलब p इक्वल टू क्या होगा, r होगा। ओके, अब देखिए ये अर्थ नंबर क्वेश्चन, अगर आप पढ़े होंगे ये अर्थ नंबर क्वेश्चन तो देखे होंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पार्ट बी मैकेनिक्स में से जो प्लैनेटरी मोशन था उसमें से ये एमसीक्यू एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एमसीक्यू एक बार डीडीयू पूछ चुका है फिजिक्स में, लेकिन पूछा है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, v1/v2 क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। ठीक, व्हेन इट इज मतलब दूर और नज़दीक ये दोनों क्या हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ से है, एक यहाँ डिस्टेंस का है और एक क्या नियरेस्ट वाला है। ठीक, मैक्सिमम डिस्टेंस वेलोसिटी v1 और v2 है, तो पूछ रहा है कि इनके v1 और v2 के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ से जब इसको देखेंगे आप तो बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये चीज़ आप प्रूव भी किए होंगे। थोड़ा सा देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा। ये देखिए क्या का फार्टेस्ट का है और ये क्या क्या नियरेस्ट का है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये होता है
कि V1 को नियरेस्ट दे देगा और V2 को फार्टेस्ट दे देगा और तब रिलेशन पूछेगा, तो आप पढ़ के तो ये कह रहे होंगे, यही ट्रिक मार देंगे। तो ये चीज़ वहाँ गलती ना हो, ठीक, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि फाल्टेस्ट अपॉन नियरेस्ट रहेगा। जब फाल्टेस्ट रहेगा तो 1 माइनस ई ऊपर रहेगा, और जब नियरेस्ट अपॉन फाल्टेस्ट पूछेगा तो 1 प्लस ई ऊपर रहेगा। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक। ये वैल्यू चेंज करने पर देखिए तुरंत रेशियो क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। ओके, तो फाल्टेस्ट अपॉन नियरेस्ट पूछा है तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई होगा, क्लियर। और नियरेस्ट अपॉन फाल्टेस्ट पूछेगा तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होगा। तो ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा, तो फिर आप गलत ट्रिक करके आ जाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स हैविंग द सन ऑन वन ऑफ इट्स फोकाई इज कैपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक। आप पढ़ें, ये कैपलर्स लॉ है। देखिए दूसरा कर रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि इफ़ ए इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल पाथ ऑफ द अर्थ देन द टाइम पीरियड इज गिवन बाय। तो क्या होता है, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब हो जाएगा। ये सब देखिए स्टेटमेंट से क्वेश्चन बने हुए हैं, इस वजह से अच्छे से पढ़िए इन सब चीज़ों को। अब देखिए 11th नंबर क्वेश्चन का रहा कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट डिस्क्राइब इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कैपलर सेकेंड लॉ। पढ़े ना, कैपलर सेकेंड लॉ क्या होता है आपका, कैपलर सेकेंड लॉ होता है। और जो 10वां क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कैपलर थर्ड लॉ था, और जो उसके ऊपर वाला 9वां क्वेश्चन देखे थे हम लोग, वो किसका स्टेटमेंट था, कैपलर फर्स्ट लॉ का था, ठीक। इसका एक क्वेश्चन का और फॉर्मेट लाऊंगा अगले लेक्चर में। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द पाथ डिस्क्राइब बाय पार्टिकल मूविंग अंडर एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड एज। भाई जब सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है पार्टिकल तो पाथ कैसा बनाएगा, सेंट्रल पाथ बनाएगा, मतलब कैसा क्रिएट करेगा, एक सेंट्रल ऑर्बिट क्रिएट करेगा, क्लियर। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व r इक्वल टू 2a cos थीटा अंडर अ फोर्स p टू द पोल देन। तो देखिए इसका क्वेश्चन हम लोग कल भी देखे थे, आप पढ़े हैं डी यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच स्क्वायर होता है। बस इसमें से आर को यू के टर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू ला के इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा और पी का आर से देखिएगा कौन सा रिलेशन आ रहा है, तो आप सी नंबर रिलेशन जो होगा करेक्ट पाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नो डाउट करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, तो एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आप 5 बार पढ़ लिए हैं, एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको दिमाग पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पेन चलने लगता है। तो इस वजह से आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो टाइम आपका बचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵। अब देखिए 14 क्वेश्चन करा कि इन अ सेंट्रल ऑर्बिट, तो सेंट्रल ऑर्बिट में क्या होता है, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी जो होता है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज़ आप सेंट्रल ऑर्बिट पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू जो होता है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके 15 क्वेश्चन का रहा है कि एन एफ is a point on the central orbit at which the radius vector from the center of force to the point has a। तो देखिए क्या कर रहा है, एन एप्स एट अ पॉइंट ऑन द सेंटर ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स टू द पॉइंट हैज अ, क्या रखता है, एक स्टेशनरी वैल्यू रखेगा। स्टेशनरी मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू रखेगा, या तो मैक्सिमम रखेगा या तो मिनिमम रखेगा, वही तो एप्स है। जिसका मतलब क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, जो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को क्या करता है, अपने अंदर समाहित करता है। तो ये स्टेशनरी वैल्यू वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। क्योंकि जरूरी नहीं मैक्सिमम रखे, एप्स है तो मिनिमम वैल्यू भी रख सकता है। इस वजह से
मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इस वजह से हम स्टेशनरी वैल्यू वाला ऑप्शन क्या लगाएंगे, करेक्ट लगाएंगे। 16। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेंट्रल ऑर्बिट इज एन एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए अंडर अ सेंट्रल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द इलिप्स देन द टाइम t ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज गिवन बाय। तो क्या होगा इसका, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इस चीज़ को आपने प्रूव भी किया होगा। t इक्वल टू ऐसे आता है, t इक्वल टू 2 पाई a क्यूब a के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई √2 करके आता है। इसी चीज़ को आप ऐसे ही पढ़ोगे, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर a क्यूब अपान म्यू, ऐसे करके भी आप पढ़े होंगे। और यहीं से हम लोग रिलेशन निकाले थे, अभी ऊपर MCQ भी किए थे कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है सेमी मेजर एक्सिस a के क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसी पे एक MCQ हम लोग ऊपर भी किए, क्योंकि ये सब वैल्यू क्या है आपके कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से क्या होगा, सी नंबर वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ सेंट्रल ऑर्बिट द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर टू द सेंटर ऑफ फोर्स इंक्रीजेस ... पर यूनिट ऑफ टाइम। तो देखिए आप एरियल वेलोसिटी पढ़े होंगे तो उसमें दो स्टेटमेंट पढ़े होंगे, जो 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये दोनों एरियल वेलोसिटी में आप प्रूव किए होंगे कि जो इसमें फोर्स होता है वो इंक्रीजेज होता है क्या, यूनिफॉर्मली। सेम स्टेटमेंट है, देखिए वहाँ से MCQ बना हुआ है। ठीक, एरियल वेलोसिटी वाला स्टेटमेंट है कि न सेंट्रल ऑर्बिट द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर टू द सेंटर ऑफ फोर्स इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली पर यूनिट ऑफ टाइम। आप जाके स्टेटमेंट देखिएगा। और जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन 17 का सही होगा। और जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये भी देखिए, उसका दूसरा वाला प्रूफ आप देखे होंगे कि न सेंट्रल ऑर्बिट द लीनियर वेलोसिटी वेरीज ... कैसे वेरीज करता है, इनवर्सली वेरीज करता है। एरियल वेलोसिटी वाला स्टेटमेंट जाके देखिएगा, इनवर्सली एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ। ठीक, इसका क्या होगा आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किन पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज। ठीक, जो पेडल फॉर्म होगा सेंट्रल ऑर्बिट का वो कौन सा होगा, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा, एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू। आप MCQ देख के चीज़ जरूर फील कर रहे होंगे कि अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े तो MCQ आपसे गलत होगा ही नहीं। सब देखिए थ्योरी, मैथ का तो यही खासियत है कि आपके थ्योरी से ही डायरेक्ट MCQ बनाया जाता है। फिजिक्स में क्या है, आप न्यूमेरिकल बेस करके इधर उधर घुमाया जा सकता है, लेकिन मैथ में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठता है। इस वजह से अगर मैथ का थ्योरी क्लियर है तो MCQ में कोई आपको डाउट ही नहीं होने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द फोर्स विच डायरेक्टेड टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। ये देखिए सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन है, फोर्स अवे या ये मान लीजिए सेंटर है, ये कोई पॉइंट है, इससे अवे लग रहा है या टूवर्ड्स लग रहा है सेंटर, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक, तो क्या होगा 20 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। कौन सा स्टेटमेंट इनसे सही है, लीनियर वेलोसिटी आप पढ़े होंगे, उसको डिराइव भी किए होंगे। कौन सा स्टेटमेंट आया है, वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट, एच स्क्वायर बाद ब्रैकेट में है यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अ पॉइंट ऑन सेंटर ऑर्बिट एट मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स दैट इज फिक्स पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं, एप्स कहते हैं। तो क्या होगा, ये ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड इट्स ... एट द पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या कहेंगे, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
जिस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं उसी के अबाउट कहा जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। तो सी नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स ऑफ एन इलिप्टिकल पाथ इज। कह रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो क्या कर रहा है, सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, मतलब सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और उसका पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है, तो कौन सा इसमें से वेलोसिटी आपका होगा। तो इसमें देखिए आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब फार्मूला एकदम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैठ के उसको डिराइव करें। बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिप्सॉइड ऑफ एक्सिस 2a 2b एंड 2c एंड मास m अबाउट द एक्सिस 2a इच। तो देखिए आप पढ़े होंगे इसका केस। ये मान लीजिए आपका इलिप्स है, ठीक। स्क्रीन पे मैं जो बना रहा हूँ ये इलिप्स है, क्योंकि स्क्रीन पर 3D में पिक्चर ड्रा करना पॉसिबल नहीं। उसी इलिप्स को अगर 3D में बनाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम इलिप्सॉइड कहते हैं, ठीक। 2D में है तो इलिप्स, 3D में है तो इलिप्सॉइड, ये सब लोग बताए होंगे। तो देखिए यहाँ से जब इसको ड्रा करेंगे तो ये 3D इसको फील करिएगा आप, क्योंकि स्क्रीन पे तो 2D ही बन पाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 3 एक्सिस में बना रहा हूँ, ये मान ले रहा हूँ 2A एक्सिस है, ये क्या है आपका 2B एक्सिस है, और क्या है ये 2C एक्सिस है। इसको आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकालेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जिस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे वो एक्सिस क्या रहेगा, वहाँ पे एब्सेंट रहता है। ये टेक्निक है, उसको देखिएगा, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जिस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वहाँ r क्या होगा, r का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब वो वाला वैल्यू क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो 2a के अबाउट पूछा है तो क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/5 m b² + c²। 2b के अबाउट मतलब इसी को क्या कहते हैं, अगर सेंटर O है तो OX एक्सिस, सेंटर अगर O है तो ये OY, और सेंटर O है तो ये क्या होगा, OC एक्सिस। तो एग्जाम में OX OY OC करके ही पूछ सकता है। तो देखिए 2b के अबाउट निकालेंगे तो अब 2b के अबाउट जो डिस्टेंस देंगे, रोटेट करना है, मूवमेंट क्रिएट करना है, तो मूवमेंट क्रिएट करना है तो डिस्टेंस क्या होगा, उसके अबाउट तो 0 होगा, क्योंकि उसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग मतलब वो वैल्यू क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो अगर 2d के अबाउट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2b के अबाउट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 m a² + c²। इसी तरह 2c के अबाउट पूछेगा या OC के अबाउट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 m a² + b², ठीक। ये चीज़ आप पढ़े हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम अ गिवन लाइन AB इज r, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट द लाइन AB इज। देखिए एक पार्टिकल है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से क्या है, मास m है, और क्या है, r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr² होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें घुमाया जा सकता है, घुमाया जाएगा तो तुरंत ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कैसे घुमाया जाएगा, बस इस पार्टिकल का जगह दे के सिस्टम या बॉडी दे देगा, तैसे ही आपका जैसे ही इस पार्टिकल की जगह सिस्टम या बॉडी लिख दे, वैसे ही आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हम समेशन लेंगे, क्योंकि बॉडी है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, रिजिड बॉडी है तो क्या होगा, या सिस्टम है तो वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो उस टाइम पे हमको समेशन लेना पड़ता है, तो आई क्या होता है, समेशन mr² होता है, या सिग्मा mr² आप कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकल दिया इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट मार रहे हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टिकल की जगह सिस्टम ऑफ पार्टिकल या बॉडी लिख देता है तो तुरंत आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये सब दिमाग में सेट करके रखिएगा। अगर अच्छे से थ्योरी पढ़े होंगे तो नो डाउट मैकेनिक्स आपका बहुत अच्छा होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग रेडियस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय रिस्पेक्टिवली। ये भी देखिए याद करने वाला ही वैल्यू है, ठीक। फॉर्मूला डिराइव कराया गया होगा तो ये वैल्यू भी आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा आपका
27 नंबर क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ये रेडियल कंपोनेंट, इसको एफ आर, और ये ट्रांसवर्स करा कि द कंपोनेंट ऑफ, हाँ ठीक, ये क्या होगा रेडियल कंपोनेंट आर, और ये क्या होगा थीटा के लॉन्ग जो होगा, आप ऐसे ही कर सकते हैं ए आर ए थीटा, जैसे आप रिप्रेजेंट किए हो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये रेडियल है और क्या ये आपका ट्रांसवर्स या उसी को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along रेडियस वेक्टर एंड द परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर रिस्पेक्टिवली। मतलब along रेडियस वेक्टर मतलब रेडियल वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी या परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो इस चीज़ को आप पढ़े होंगे, तो ए नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा, सही आएगा। मतलब यही ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग पार्ट बी में 28 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर समय रहा तो जल्द ही आपके सामने पार्ट 3 भी आएगा, और इसमें से तीनों पार्ट में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और टाइम रहा तो मैं दूसरे भी किसी चैप्टर का एमसीक्यू बनाऊंगा। आप दो ही चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ के कम से कम 15 एमसीक्यू सही करके एग्जाम में आएंगे। ये चीज़ अभी नोट कर लीजिएगा आप। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।